तो चलिए सीधे उतरते हैं इस महागाथा में। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है। ये है रणनीति की, डर की और हाँ, एक ऐसी दिव्य योजना की जो बस शुरू ही हुई है। दिलचस्प बात यह है कि कहानी किसी जन्म से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक राजा के उस खौफनाक एहसास से। एक ऐसा एहसास जो एक बहुत ही जानलेवा खेल की नींव रखता है। तो हुआ ये कि राजा कंस को पहले ही आकाशवाणी से पता चल चुका था कि उसका 8वां भांजा ही उसका काल बनेगा। पर 8वीं संतान तो एक लड़की थी जो अचानक गायब हो गए। और बस इसी घटना के साथ कंस का जो शक था ना, वो अब पक्का यकीन बन चुका था। कंस को अब लगने लगता है कि देवता उसके साथ कोई पहेली खेल रहे हैं, उसे तड़पा रहे हैं। और जब एक अत्याचारी को ऐसा लगता है तो उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही तेज और क्रूर होती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि वो अब पलटवार करने का फैसला कर लेता है। तो अब देखते हैं कंस का अगला कदम क्या होता है। इस ब्रह्मांडीय शतरंज के खेल में ये उसकी पहली चाल है। और ये चाल है शुद्ध बेगाम हिंसा की। उसकी रणनीति ना बिल्कुल साफ है। मतलब जो हो चुका उसे सजा दो और जो होने वाला है उसे जड़ से ही खत्म कर दो। और बस यही हुक्म उसके सैनिकों को पूरे राज्य में आतंक फैलाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। कंस की इस बर्बर ताकत के सामने गोकुल नाम का एक छोटा सा गांव एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब यहाँ देखिए, ये जो टकराव है ना, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है शक्ति का अंतर। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ शाही सेना और दूसरी तरफ गांव वाले। फिर भी नतीजा वो बिल्कुल नहीं होता जिसकी कोई भी उम्मीद करेगा। सोचिए, गांव वाले सिर्फ उस बच्चे को बचाते नहीं है, नहीं, वो तो उस अत्याचारी राजा को सीधे सीधे खुली चुनौती भेज देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक तानाशाह के प्यादे आम गांव वालों से हार जाएं, तो वो अगला कदम क्या उठाता है? ये हार कंस और उसके दरबार को अपनी पूरी की पूरी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और यहीं से कंस की रणनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। खुली हिंसा की जगह अब ले रहा था धोखा, गुप्त षड्यंत्र। उसके मंत्री उसे क्या सलाह देते हैं? वो कहते हैं, महाराज, खुला युद्ध बहुत जोखिम भरा है, इससे विद्रोह भड़क सकता है। बेहतर ये है कि दोस्ती का एक मुखौटा पहन लिया जाए और पर्दे के पीछे से अपना काम किया जाए। तो बस कंस अब एक उदार, एक अच्छा राजा होने का नाटक करता है। वो गोकुल के मुखिया नंद को बुलाता है, उनका स्वागत करता है, उपहार देता है, झूठी तारीफें करता है। लेकिन जैसे ही नंद वहां से जाते हैं, वो मुखौटा उतर जाता है और कंस का जो असली हत्यारा चेहरा है वो साफ हो जाता है। और यही है उसकी नई योजना का केंद्र। तो अब कंस के पास एक लक्ष्य है और एक नया तरीका भी। एक ऐसा तरीका जो राजनैतिक नाटक और अलौकिक आतंक का एक घातक मिश्रण है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और भी गहरा खेल खेला जा रहा है पर्दे के पीछे। देखिए, एक तरफ तो कंस अपनी ये सब साजिशें रच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दिव्य शक्तियों ने अपनी चालें बहुत पहले चल दी थीं। ऐसी चालें जिनकी तैयारी सालों से हो रही थी। यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, वो ये कि कृष्ण के जीवित रहने की बात उनके अपने पिता वासुदेव से ही क्यों छुपाई गई? मतलब आखिर पिता को ही क्यों नहीं बताया गया कि उनका बेटा सुरक्षित है? इसका जवाब बहुत गहरा है। ऋषि समझाते हैं कि वासुदेव इतने ज्यादा ईमानदार हैं, इतने सत्यवादी हैं कि अगर उन्हें सच पता होता तो वो कंस के सामने झूठ बोल ही नहीं पाते। उनका सबसे बड़ा गुण ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता। इसीलिए उस दिव्य योजना ने बच्चे को बचाने के लिए उस रहस्य को खुद उसके पिता से बचाया। मतलब ये कि योग माया यानी उस दिव्य शक्ति ने कुछ समय के लिए वासुदेव की याददाश्त से उस घटना को ही मिटा दिया था ताकि उनका बेटा सुरक्षित रहे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो शक्तियां उस बच्चे की रक्षा कर रही थीं, वो इस ब्रह्मांडीय खेल में कंस से कई चालें आगे की सोच रही थीं। तो जहां कंस राक्षसों और धोखे के साथ अपनी योजना बना रहा है, वहीं पर्दे के पीछे कौन सी दूसरी दिव्य योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। और बस कहानी का ये अध्याय यहीं पर आकर रुकता है। एक तरफ कंस है,
अपने राक्षसों और धोखे के साथ, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी, अनदेखी दिव्य रणनीति जो उसके खिलाफ काम कर रही है।